ये मेरा घर है और तुम सब निकल जाओ इस घर से। ये कहते हुए त्रिलोक बाबू ने बड़े ही गुस्से में गिलास ज़मीन पर दे मारा। वह गिलास चकनाचूर होकर ज़मीन पर बिखर गया। आज कमला निवास में वह गिलास ही चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि एक बुजुर्ग माता पिता के सपने भी चकनाचूर हुए हैं। वह सपने जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उनके बच्चे खुश रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। माता पिता इसके अलावा क्या चाहेंगे। खैर, कमला देवी त्रिलोक जी का गुस्सा शांत कराने की कोशिश करती है, किंतु त्रिलोक जी का गुस्सा आज सातवें आसमान पर है। लेकिन आज दोनों बेटों और बहुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी घर की शांति भंग करने में। आज अगर गुस्से की बात की जाए तो त्रिलोक जी डाल डाल और उनके दोनों बेटा बहुएं पात पात। झगड़े का अंत यही हुआ कि दोनों बेटा बहुएं अपने अपने कमरों में चले गए और त्रिलोक जी गुस्से में आग बबूला होकर घर के आंगन में बिछी चरपाई पर जाकर बैठ गए। अपने मोहल्ले में सबसे नामचीन घर है त्रिलोक बाबू का, और उस घर का नाम उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी कमला के नाम पर रखा है, कमला निवास। आज का झगड़ा कमला निवास के नाम पर एक व्यंग्य है। कमला निवास के मुखिया हैं त्रिलोक बाबू और इस घर की सूत्रधार है कमला देवी। कमला देवी के घर में बड़ा बेटा अजय, बहू नीलिमा और इन दोनों की 9 वर्षीय बेटी सिम्मी और छोटा बेटा रविंद्र, बहू पारुल और 2 वर्ष का बेटा बबलू हैं। अजय बोला, नहीं रहना है मुझे इस घर में जहाँ भाई भाई में फ़र्क किया जाता है, और आज तो बहुओं में भी फ़र्क होने लगा। नीलिमा बोली, जल्दी से अपना सामान बांधो, हम आज अभी इसी वक्त घर को छोड़कर जा रहे हैं। अजय गुस्से से चिल्लाया। तभी नीलिमा अजय के पास आकर उसे समझाती है, आप ज़रा शांत हो जाइए, वो पिताजी हैं हमारे, और अगर गुस्से में उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी हमें नहीं चाहते। उनकी नज़र में आप और भैया दोनों समान हो। तुम कुछ भी कहो, मैं मानने वाला नहीं हूँ और अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। नीलिमा अजय को समझाते हुए बोली, गलती तो हर इंसान से होती है और झगड़ा किस घर में नहीं होता है। आज इस घर में जो भी झगड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। मैं अपनी करनी पर बहुत दुखी हूँ, मुझे भी आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। नीलिमा रो पड़ी। अजय ने नीलिमा को समझाते हुए कहा, तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही किया, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो यही करता। नीलिमा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अजय अलमारी में से बैग निकाल रहा था। नीलिमा ने अजय को अपनी कसम देकर उसे घर से जाने से रोक दिया। अजय गुस्से में बैग चारपाई पर पटक कर घर के बाहर चला गया। तभी अजय की नज़र आंगन में बैठे हुए पिताजी पर गई, लेकिन अजय बिना कुछ बोले मेन गेट से बाहर चला गया। चारपाई पर बैठे माँ बाप नीरस आंखों से कभी अजय को तो कभी घर को देखते रह गए। रात में डिनर का समय हो गया। नीलिमा ने सबके लिए डिनर बना दिया। किसी का खाने का मन नहीं था। पारुल गुस्से के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था। किसी ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सबने अनमने ढंग से डिनर किया और सब अपने कमरे में चले गए। लोग बाबू भी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी नीलिमा ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, त्रिलोक बाबू ने तीव्र स्वर में कहा। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। त्रिलोक बाबू कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में चले गए। नीलिमा ने कमला देवी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी भी कुछ नहीं बोली, वो भी अपने कमरे में चली गई। नीलिमा पारुल का डिनर बिना कुछ बोले पारुल के कमरे में रखाई। पारुल भी गुस्से से मुंह फुलाए कुछ नहीं बोली। नीलिमा को आज अपने घर की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। अपने घर में कभी इस तरह का मनमुटाव नहीं हुआ और आज बात यहाँ तक पहुँच गई। घर के सदस्य आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये सब सोचते सोचते रात के 10 बज गए। रात 11 बजे नीलिमा के भाई का फ़ोन आया। मम्मी की तबीयत ख़राब है और वह तुम्हें यहाँ मायके बुला रही हैं। नीलिमा ने कहा, ठीक है भैया, आप कल मुझे लेने आ जाओ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। नीलिमा ने अजय से बात की। अजय ने नीलिमा को मायके जाने के लिए हाँ कह दिया। नीलिमा ने रात में ही अपनी पैकिंग कर ली। नीलिमा के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वैसे तो नीलिमा बहुत समझदार महिला है, किंतु नीलिमा की समस्या ये है कि वो अपनी तकलीफ़ और दुख किसी के सामने कह नहीं पाती है। तभी नीलिमा ने एक खत लिखा, आज ना चाहते हुए भी मैंने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। शायद इस खत को पढ़कर पिताजी मेरी भावनाओं को समझें। और उस खत को रात के समय चुपके से अपने ससुर त्रिलोक बाबू की डायरी में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि पिताजी की डायरी लिखने की आदत है और वह रोज़ की तरह जब डायरी लिखेंगे तो वह यह खत देखकर ज़रूर पढ़ेंगे। और ख़त रखकर वह अपने कमरे में जाकर सो गई।
सुबह नीलिमा ने जल्दी उठकर सारा काम निपटा लिया। तब तक नीलिमा का भाई भी आ गया। नीलिमा के भाई को देखकर त्रिलोक जी और कमला जी दोनों चौंक गए। उनके पैर छूकर वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी मनोज ने उन्हें बताया कि मम्मी की तबीयत खराब है और उनकी इच्छा दीदी से मिलने की है, इसलिए दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तब तक अजय और नीलिमा भी आ गए। सब साथ मिलकर लंच करने लगे। फिर नीलिमा अपने सास ससुर और पति से विदा लेकर अपने भाई के साथ मायके आ गई। नीलिमा के मायके जाने के बाद सासू माँ ने घर की कमान अपने हाथ में ले ली, पर अपने हाथ से पूरा काम छूट जाने के कारण वह फुर्ती से काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो घर में काम वाली बाई भी लगा रखी थी, जो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करके जाती थी, किंतु घर में और भी ऐसे काम होते हैं जो काम वाली बाई के भरोसे नहीं रख सकते। ये काम तो सिर्फ एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। कमला निवास की कुशल गृहिणी है नीलिमा, लेकिन उसके मायके जाने के बाद गृहस्थी ना चाहते हुए भी कमला देवी को ही चलानी पड़ रही है। पारुल से तो कुछ खास उम्मीद है ही नहीं। पारुल आती, जो काम बना वो करा, नहीं बना उसे छोड़ दिया और बबलू को लेकर चली गई अपने कमरे में। घर में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। झगड़े के बाद से किसी से बातचीत नहीं करना, ना ही कुछ बोलना, चुपचाप अपना काम करना और अपने कमरे में चला जाना। अब पारुल ने आदत बना ली थी। रात के समय सब डिनर कर अपने कमरे में चले गए। त्रिलोक बाबू भी रात का भोजन कर अपने कमरे में चले गए। अपनी आदत के अनुसार डायरी लिखने के लिए उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक खत था। लोग जी ने वह खत खोला और खत की लिखावट देखकर समझ गए कि हो ना हो ये खत नीलिमा ने ही लिखा है। त्रिलोक बाबू समझ गए कि नीलिमा ने माफ़ी मांगने के लिए यह खत लिखा होगा, लेकिन गुस्से में आकर त्रिलोक बाबू ने उस खत को वापस डायरी में रख दिया और बिना डायरी लिखे ही सो गए। यही सिलसिला लगातार 2 रात तक चलता रहा। तीसरी रात भी त्रिलोक बाबू ने डायरी नहीं लिखी और अपने बिस्तर पर लेटे रहे, किंतु आंखों से नींद कोसों दूर थी। त्रिलोक जी ने डायरी खोली और उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने उस खत को खोला। खत खोलते ही सबसे पहले पेज पर लिखा था, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ कि पिताजी मेरे द्वारा बोले गए कटु शब्दों से आपको बहुत बुरा लगा है और आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता रूपी सास ससुर का सच में बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ़ करें। मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं, बल्कि आपको अपनी भावना से अवगत कराना है। पिताजी, हमारा परिवार कितना खुशहाल हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हमारे परिवार को। घर में आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पिताजी, गलती मेरी भी है, मुझे पारुल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी, आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी ना। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा व्यवहार पहले कभी किया है? क्या मेरी शादी के बाद अपने घर में कभी झगड़ा या किसी बात को लेकर बहस हुई है? नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बहू, तुम तो घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती बनकर आई थी। त्रिलोक बाबू खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोल पड़े और अपनी चेयर पर बैठे बैठे सोचने लगे कि कितना खुशहाल परिवार था मेरा। नीलिमा के परिवार में आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया। कितने उत्साहित थे हम सब जब नीलिमा को देखने गए थे। गांव की लड़की, किंतु पढ़ी लिखी और समझदार। मायके में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी हमारी नीलिमा। सांवली सी लड़की पर तीखे नैन नक्श वाली। और हमारा अजय भी सांवला सा मध्यम ऊंचाई का था। दोनों की जोड़ी खूब जम रही थी, लेकिन आगे फैसला अजय को लेना था। नीलिमा और अजय ने आपस में बातचीत कर ही यह फैसला लिया। वैसे नीलिमा ने पहली नज़र में ही अजय का मन मोह लिया था, लेकिन नीलिमा की बातें, विचारधारा और बोलने के सलीके से अजय मंत्रमुग्ध हो गया। अजय को नीलिमा बहुत पसंद आई और नीलिमा को अजय भी। फिर हमने वहीं दोनों का रोका कर दिया और देखते ही देखते नीलिमा हमारी होने वाली बहू बन गई और समय पंख लगाकर उड़ चला और 3 महीने का समय यूँ चुटकियों में निकल गया। अजय और नीलिमा की शादी का दिन आ गया। नीलिमा के पिता ने भी हमारे आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने भरपूर मान सम्मान के साथ हमें विदा किया। नीलिमा ने भी हमें आदर और सम्मान दिया। रोज़ सुबह सुबह 6 बजे हमारे कमरे में आना और बाकायदा माथे पर पल्लू रखना और हमारे लिए चाय लाना, चरण स्पर्श करना। पुरानी बातें याद आते ही त्रिलोक जी की आंखों से आंसू लुढ़क गए और त्रिलोक जी अतीत से वर्तमान में आ गए।
अपने आंसू पहुँचकर त्रिलोक बाबू खत को आगे पढ़ने लगे। त्रिलोक बाबू खत को पढ़ने लगे। पीछे से कमला देवी ने कंधे पर हाथ रखा। त्रिलोक जी सकपका गए। तभी कमला देवी त्रिलोक बाबू की ओर देखते हुए बोली, आपकी आंखों में आंसू? त्रिलोक बाबू ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, बस आंख में कचरा चला गया, और आंख मलने लगे। त्रिलोक बाबू की आंखों में अनायास ही आंसू धारा बह चली। कमला देवी त्रिलोक बाबू को चुप कराने लगी। त्रिलोक बाबू आगे बोले, कमला, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? हमारे घर में जो कलह हुई, क्या इसमें मेरी भी गलती है? बिना झगड़े की वजह जाने मुझे इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। ये कहते हुए त्रिलोक बाबू रो पड़े। कमला देवी ने त्रिलोक बाबू को चुप कराया और कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हालात की है। कौन माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहता है? तभी कमला देवी की नज़र त्रिलोक बाबू के हाथ में रखे खत पर गई। कमला देवी ने वह खत त्रिलोक बाबू के हाथ में से ले लिया और पूछा, आप ये क्या पढ़ रहे हैं? और खत त्रिलोक बाबू के हाथ से लेकर वह खत पढ़ने बैठ गई। खत पढ़ते से ही कमला देवी की आंखें भर गई। त्रिलोक जी कमला देवी को समझाने लगे, कमला, सब ठीक हो जाएगा, और कमला देवी के हाथ से खत लेकर पढ़ने लगे। पिताजी, पारुल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उस दिन पारुल के हाथ में दूध भरा गिलास था और सिम्मी से गलती से पारुल को धक्का लग गया। तभी पारुल ने सिम्मी पर हाथ उठाया। सिम्मी रोती रही। पारुल का इतने से भी जी नहीं भरा। गुस्से में आकर उसने सिम्मी पर तंज कसा और कहा, तू लंगड़ी के साथ साथ अंधी भी निकली। तभी पीछे से रविंद्र भैया और बोले, इस गिलास की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? छोटी तो पराए घर से आई है, लेकिन भैया तो अपने ही घर के हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रविंद्र भैया पर चिल्लाई। तभी पारुल बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर चिल्लाने की? पहले आप अपने निकम्मे नाकारा पति को संभालिए, जो हमारे मुफ्त के टुकड़ों पर पलता है। मुझसे मेरे पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने पारुल को झन्नाटेदार चांटा रसीद किया। तभी उस वक्त आपका आना हुआ और आप कुछ सुने बिना ही भड़क गए। ये सब अजय से भी देखा नहीं गया, इसलिए वह आप पर भड़क गए और मैंने बाद में आपसे और माँ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मजबूरन मुझे यह खत लिखना पड़ा। पिताजी और माताजी सोचने लगे कि पारुल और रविंद्र के व्यवहार से आहत होकर ही बहू ने धैर्य खो दिया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया। तभी कमला देवी बोली, हमारी नीलिमा बहुत ही समझदार, मिलनसार है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना, और कलह तो बहुत दूर की बात है। मेरी बहू तो रोते को भी हंसाने वालों में से है। रविंद्र और नीलिमा में भी कितनी बनती थी। दोनों देवर भौजाई कम, दोस्त ज़्यादा थे, लेकिन आज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तभी आगे कमला देवी बोली, पारुल समूचे स्वभाव की है, उसे रविंद्र का किसी से भी ज़्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ही रविंद्र को भड़का दिया होगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस पारुल को ब्याह कर लाए थे। कमला जी आगे बोली, नीलिमा कितनी खुश थी अपने रविंद्र की शादी को लेकर। भैया की शादी में ये करेंगे, भैया की शादी में वो करेंगे, हमेशा कान खींचती। आने तो मेरी देवरानी को अपनी उंगली पर नचाऊंगी। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। हमने रविंद्र का रिश्ता तय कर दिया। पारुल बहुत ही सुंदर, गोरी और शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। वहीं रविंद्र भी इंजीनियर था। दोनों की जोड़ी खूब जमती थी, लेकिन पारुल ना समझती, किसी के भड़काने पर भड़क जाती थी। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसे सच मान लेना और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत कम करना। चंचल सी पारुल जब हमारे घर में आई तो उसे कुछ घर गृहस्थी की समझ ही नहीं थी। हाँ, काम बने कह लेना, नहीं बने तो साफ साफ कह देना, लेकिन दिन भर मुस्कुराते रहना, गुस्सा हो जाए तो सबसे लड़ लेना, और अगर गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांगने भी कसर नहीं छोड़ना। चंचल सी पारुल दिन भर घर में इधर से उधर फुदकते रहना। वहीं नीलिमा बड़ी ही समझदारी और धैर्य से अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह करने वाली थी। दोनों की घर गृहस्थी भी कुल मिलाकर बढ़िया चल रही थी। नीलिमा अपनी घर गृहस्थी को लेकर बहुत अच्छे से चल रही थी। वहीं पारुल भी घर के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रही थी। दोनों शुरू में सगी बहनों जैसी ही रहती थी। नीलिमा पारुल को भी धीरे धीरे घर गृहस्थी के कार्यों को समझाने लगी और हमारे परिवार ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की शुरू कर दी। कुछ देर तक रुककर कमला देवी बोली, आपको तो याद ही होगा कितनी धूमधाम से हमारे दोनों बहुओं ने हमारी शादी की सालगिरह मनाई थी और हर त्यौहार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन जब से अजय का एक्सीडेंट हुआ है तब से रविंद्र के कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। तब से दोनों में अचानक से ही आपस में बातचीत बंद हो गई। जो नीलिमा से पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं बताया। उसी तरह जब पारुल से पूछा तो वो बोली,
आपकी चहेती बहू से जाकर पूछो। मुझे तो लगता है शायद पारुल नीलिमा को ताना मारती होगी, इसलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब चुप करो कमला, मुझे आगे खत पढ़ने दो, त्रिलोक बाबू झल्लाते हुए बोले और फिर आगे खत पढ़ने लगे। पिताजी, आप तो जानते हैं कि बच्चे कितने कोमल दिल के होते हैं और हमारी सिम्मी का उस हादसे के बाद से आत्मविश्वास कितना डगमगा गया है। बड़ी मुश्किल से सिम्मी को उस सदमे से बाहर निकाल पाई हूँ। सबने कभी सिम्मी को यह एहसास नहीं दिलाया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती, लेकिन पारुल ने तो उस दिन सिम्मी को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज करने वाले शब्द बोल दिए। पारुल आए दिन मुझे ताना मारती है, मैं सह लेती, लेकिन आज बात मेरी बेटी और पति की है। आप तो दोनों की मन समझते हैं पिताजी, ज़रा सी बात पर वह अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। पिताजी, हमारा पूरा परिवार अच्छे से समझता है कि वह दोनों किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन पारुल और भैया ने तो उन दोनों का आत्मविश्वास ही हिला कर रख दिया है। कोई अपनी ही बच्ची को ऐसे ताना देता है भला? अगर हम बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उनके मन में हीन भावना के भाव भी न डालें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी, सिम्मी के पैर में लगी गहरी चोट के कारण सिम्मी में आत्मविश्वास की कितनी कमी हो गई है और घटना के बाद से सिम्मी बहुत डरी सहमी सी रहने लगी है। परंतु पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पिताजी, आप तो हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं, तो उस समय आपने बिना बात की सच्चाई जाने सारा दोषारोपण मुझे ही दे दिया। बल्कि पिताजी, आपको तो पूरा किस्सा नहीं मालूम था और मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तभी बीच में ही रुक कर त्रिलोक बाबू बोले, बात तो सही है, जिस वक्त घर में लड़ाई हुई उस वक्त तो मुझे यह भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा किस बात का चल रहा है, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। तभी कमला देवी बोली, अगर आपको झगड़े की वजह ही नहीं मालूम तो आपने बीच में दखल क्यों दी? मैं भी उस वक्त घर में नहीं थी, मैं मंदिर गई थी। जब घर आई तो देखा आप गुस्से में थे और मैं आपके गुस्से को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी त्रिलोक बाबू बोले, कमला, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि नीलिमा ने पारुल पर हाथ उठाया और हमारे घर में किसी भी प्रकार की हिंसा हुई है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं नीलिमा पर चिल्लाया। लेकिन अजय बीच में आकर मुझे ही कहने लगा कि आप रविंद्र और मुझ में फ़र्क करते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कमला, मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे ही समान हैं। तभी नीलिमा बीच में बोल पड़ी, पिताजी, अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप हम में फ़र्क नहीं करते तो आज आप मेरी जगह पारुल पर चिल्लाते। और यही बात मुझे तीर की तरह चुभ गई कि मुझे नीलिमा से इस तरह के अनादर की उम्मीद कभी नहीं थी। इसलिए मैंने इन चारों को कहा कि निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। अब तुम ही बताओ कमला, क्या हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं ना। लेकिन क्या हम अपनी किसी एक उंगली को ज़्यादा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमला देवी उदास होते हुए बोली, हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में 5 उंगलियों का उतना ही महत्व है जितना एक उंगली का। तो फिर बताओ कमला, मैं कहाँ गलत हूँ? त्रिलोक बाबू ने कहा, हम हमारी संतानों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? मैं भी मेरे दोनों बच्चों और बहुओं को बहुत चाहता हूँ और उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं बूढ़ा बुजुर्ग पिता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम बताओ कमला, मेरे लिए तो यह सब बराबर हैं, मैं अपने बच्चों में पक्षपात क्यों करूँगा? जिस तरह सभी उंगलियां साथ रहकर शक्तिशाली होती हैं और हौसला बुलंद करती हैं, उस तरह मेरे बच्चे भी जब साथ रहते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। लेकिन जब मेरे बच्चे घर में कलह करते हैं तो मेरा दिल भी रोता है। मैं तो इन सबको साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन अब दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते। कमला देवी त्रिलोक बाबू को शांत कराते हुए बोली, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके परिवार का बंटवारा हो। नीलिमा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज तो बात उसके पति और बेटी की है। आप तो जानते ही हो इन 3 महीनों में नीलिमा ने क्या कुछ नहीं झेला। हमें तो ये लगा था कि हमने अजय और सिम्मी को खो दिया है, लेकिन नीलिमा का खुद पर भरोसा और भगवान पर अटूट श्रद्धा ही थी कि वह अपने पति और बेटी को मौत के मुंह से बचा लाई। याद है वो मनहूस दिन जब अजय और सिम्मी का एक्सीडेंट हुआ था? हम सब तो बहुत टूटकर हिम्मत हार चुके थे, लेकिन वो नीलिमा ही थी जिसने हमें हौसला दिया और खुद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और हौसले और भगवान पर अटूट श्रद्धा की वजह से ही आज अजय और सिम्मी हमारे बीच में है और नीलिमा हर कदम पर अपने पति और बेटी का सहारा बनी। और आज नीलिमा का ही हिम्मत से सब हुआ है। अजय और सिम्मी अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से नीलिमा ने अपने पति और बेटी में आत्मविश्वास जगाया है और पारुल और रविंद्र ने एक ही झटके में उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया।
नीलिमा की जगह कोई और भी होती तो भी वो यही करती। जो नीलिमा ने किया है वह गलत नहीं है। तभी कुछ देर रुककर कमला देवी बोली, उस दिन घर के झगड़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। रात में मैंने रविंद्र और अजय से भी पूछा, लेकिन उन दोनों ने भी कुछ नहीं बताया। और नीलिमा ने आपका अपमान किया था, इसलिए मैंने गुस्से में नीलिमा की एक भी बात नहीं सुनी। उस समय मुझे नीलिमा की बात सुननी चाहिए थी। मैंने पारुल से भी बात करी तो वह कहने लगी, रविंद्र पिछले 3 महीने से घर का खर्चा उठा रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ कहा क्या? नहीं ना, घर में सिर्फ रविंद्र की ही सैलरी अच्छी मिलती है। पूरा घर रविंद्र की कमाई से ही चलता है। हमें बजट के साथ चलना चाहिए। सिम्मी ने गिलास तोड़ दिया और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान कर देती है। हम अभी से उसे नहीं सिखाएंगे तो वह कैसे सीखेगी? हम ये फिजूल खर्चे पर काबू नहीं करेंगे तो फिर घर खर्च कैसे चलेगा? और अगर रविंद्र ने कुछ कह भी दिया तो नीलिमा भाभी को नाराज़ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो व्यक्ति कमाकर खिलाएगा तो क्या वह थोड़ा गुस्सा नहीं दिखा सकता? लेकिन नीलिमा भाभी ने तो बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। मुझे बातें सुनाते हुए पारुल अपने कमरे में चली गई। हमारी नीलिमा बहुत भोली है और उसे किसी पर तंज कसना तो बिल्कुल नहीं आता। आपको पता है, जब नीलिमा की नई नई शादी हुई थी तो वह कितना लाज और शर्म करती थी। कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देना और अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहना। कहीं आस पड़ोस में जाकर बैठना तो उसकी आदत ही नहीं थी। मैंने उसे कितनी बार समझाया, बेटा आस पड़ोस में भी बातचीत किया करो, जान पहचान बढ़ेगी। लेकिन वह बड़े प्यार से बोलती, मम्मी जी मुझे लोगों के घर जाना और इधर उधर की चुगली करना पसंद नहीं है। वो तो मैं ही एक बार ज़बरदस्ती करके नीलम को पड़ोस में मिसेज खन्ना के घर ले गई। उस समय नीलिमा और मिसेज खन्ना की बहू दोनों की नई नई शादी हुई थी। लेकिन मिसेज खन्ना की बहू ने तो नीलिमा के सामने अपने सारे घर भर की बुराई का पिटारा खोल दिया। नीलिमा उस समय तो मिसेज खन्ना की बहू से कुछ नहीं बोली, लेकिन नीलिमा ने आकर मुझसे कह दिया, मम्मी कितनी ओछी बात होती है ना, रहना परिवार वालों के साथ है और बाहर वालों से उनकी ही बुराई करना। तभी त्रिलोक बाबू बोले, मैं मानता हूँ कमला, नीलिमा बहुत अच्छी है। अच्छी तो पारुल भी है, लेकिन थोड़ी नासमझ है। किसी के भी बहकावे में आकर कुछ भी बोल देती है। लेकिन पारुल भी दिल की बुरी नहीं है। ये कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी कमला देवी बोली, आपकी बहू इतनी भी अच्छी नहीं है। मैं एक बार पारुल को भी मिसेज खन्ना के घर लेकर गई थी। तभी पारुल के सामने भी मिसेज खन्ना की बहू की वही खटर पटर चालू हो गई। लेकिन आपकी बहू पारुल तो पारुल है। मिसेज खन्ना की बहू को बोली, जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहते तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती? दूसरे दिन ही मिसेज खन्ना की बहू अलग हो गई। मिसेज खन्ना ठहरी उल्टी खोपड़ी की सारी तोहमत हमारे सिर पर दे रही थी और बोली कि ये अलग होने का पाठ तुम्हारी बहू पारुल ने ही हमारी बहू को पढ़ाया है। फिर मैंने भी उसको कह दिया कि तुम्हारी बहू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो हमारी पारुल उसको कुछ सिखा पढ़ा देगी। मैंने भी साफ कह दिया, आजकल की बहुएं ज़्यादा समझदार होती हैं, अपना काम निकालती हैं और तोहमत दूसरों को देती हैं। मिसेज खन्ना उल्टे पैर भागती बनी। अब बताओ, किसी की बहू को ऐसी राय दी जाती है क्या? लेकिन पारुल एक नंबर की नासमझ और बोडम है। और पता है, एक बार मिसेज खन्ना की बहू और पारुल बात कर रहे थे। तभी मैंने चुपके से ध्यान लगाकर इन दोनों की बातें सुनी। मिसेज खन्ना की बहू पारुल को पाठ पढ़ा रही थी कि तुम भी अब अलग हो जाओ, हमको देखो हम अब कितने मज़े में रह रहे हैं। तुम क्या ज़िंदगी भर अपनी सास और जेठानी की हाँ में हाँ मिलाती रहोगी? तुम भी अपनी अलग पहचान बनाओ। मैंने ये बात सुन ली। मैंने नीलिमा को बताया। नीलिमा ने मुझे यही कहा, जाने दीजिए मम्मी, पारुल नासमझ है लेकिन वह घर तोड़ने वाली औरतों में से नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी रविंद्र को बोलकर पारुल और मिसेज खन्ना की बहू की बात बंद करवा दी और मिसेज खन्ना की बहू का अपने घर में आना जाना भी बंद करवा दिया। फिर त्रिलोक बाबू बोले, देखो कमला, ये सब तो मिथ्ये बातें हैं। जिस बहू को घर तोड़ना और अलग रहना होता है वह किसी की नहीं सुनती, अपने मन की ही करती है और तोहमत दूसरों के माथे पर रखती है। ये तो समझ खुद बहू को होनी चाहिए कि कौन उससे घर बनाने की सीख दे रहा है और कौन घर तोड़ने की। त्रिलोक बाबू आगे बोले, और ये बात तो एक समझदार बहू को खुद ही समझनी चाहिए कि उसे उसके घर को तोड़ना है या प्यार के धागों से मजबूती से हर रिश्ते को बनाए रखना। और रही बात मेरी कमाई की, तो मेरी नौकरी पर ही लोन उठाकर रविंद्र के बिजनेस और सिम्मी और अजय के इलाज में ही सारे पैसे चले गए और ब्याज काट पीट कर जो मिलता है उससे ही थोड़ा घर का खर्चा पानी निकल जाता है। कमला, तुम तो जानती हो कि 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उम्र के इस मोड़ पर अब मुझसे भी काम नहीं बनता है और जैसे तैसे गाड़ी चल रही है। अपने काम के बोझ तले दबे होने के कारण ही समझ नहीं पाया
और जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि नीलिमा ने पारुल को चांटा मारा और अजय रविंद्र का कॉलर पकड़ रहा है और मुझसे यह सब देखा नहीं गया। और मैंने गुस्से से दोनों बेटों से पूछा भी क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। और फिर अजय बोलने लगा, आप मुझ में और रविंद्र में फ़र्क करते हैं। और नीलिमा भी तेश में आकर कहने लगी, मैं अब इस घर में पारुल के साथ में नहीं रहूँगी, आप इस घर का बंटवारा करो और इस पारुल को हमसे अलग करो। तभी मैंने भी गुस्से में कह दिया, ये मेरा घर है, तुम सब निकल जाओ। और तभी अजय ने भी कहा, मुझे भी इन सब की शक्ल नहीं देखनी है और अब मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन नीलिमा ने मना कर दिया और बोली, हम नहीं जाएंगे इस घर से, मैं पारुल से अलग होना चाहती हूँ माँ, और पिताजी से नहीं। तभी रविंद्र जोर से चिल्लाते हुए बोला, तो क्या ये घर हमारा नहीं है? हम भी इस घर में ही रहेंगे, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला। पारुल भी बोल पड़ी, लेकिन मैं भी नीलिमा भाभी के साथ रह नहीं सकती। अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वो है इस घर का बंटवारा। तभी त्रिलोक जी बोले, शांति, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? तभी कुछ देर सोचने के बाद कमला देवी बोली, एक उपाय है और वो ये है कि हम दोनों बहुओं का किचन अलग अलग कर दें। ये क्या कह रही हो तुम कमला, ये भी तो बंटवारा ही हुआ ना। आप मेरी बात पर ज़रा ध्यान दें, मैं बस आपको दोनों के किचन अलग करने का बोल रही हूँ। इससे दोनों अपने पति और बच्चों के हिसाब से खाना बना सकती हैं। और अगर हमने किचन अलग नहीं किया तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा। और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा हिस्सा दोनों को दे देना। और अगर हम घर के दो हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये कहते हुए कमला देवी रो पड़ी। त्रिलोक बाबू कमला देवी को चुप कराते हुए बोले, ठीक है, हम दोनों के किचन अलग अलग करवा देते हैं। तभी त्रिलोक बाबू आगे खत को पढ़ने लगे। नीलिमा आगे बोलती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन पारुल ने इन 3 महीनों में मेरा बहुत अपमान किया है, मैंने सब सहा। लेकिन जब बात मेरे पति और बच्ची की आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप ही बताएं, क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं तो पारुल के हर ताने सुनने के बाद भी उसकी हर बात को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। तभी त्रिलोक बाबू खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही कमला देवी से बोले, नीलिमा, ये बात तो बिल्कुल सही कही है, वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। इस घर को उसने कभी ससुराल नहीं समझा। नीलिमा की शादी के बाद हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे घर में बहू आई है, वह हमेशा बेटी बनकर ही रही। तभी कमला देवी बोली, नीलिमा की शादी को 13 साल हो गए, कभी 2-4 काम ज़्यादा भी कर लेती तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन अगर पारुल ने कभी ज़्यादा काम कर लिया तो अपनी माँ को फ़ोन करके सबसे पहले बताएगी, आज मैंने इतना काम किया। मुझे भी बताएगी, आज काम बहुत ज़्यादा था। और रविंद्र के आते ही शुरू हो जाएगी, सुबह से शाम काम में ही निकल जाती है। मैंने नीलिमा से कहा भी पारुल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाए। लेकिन नीलिमा बोलती है, जाने दो मम्मी, अभी बबलू छोटा है, जब बबलू बड़ा हो जाएगा तब उसे खुद जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। कुछ देर रुककर कमला देवी बोली, आपकी तो सरकारी नौकरी है, सुबह 10 बजे से घर से निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे घर आते हो। आपको क्या मालूम औरतों की घर गृहस्थी कैसे चलती है? नीलिमा सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी लगी रहती है। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि अच्छा ही है अब दोनों अलग हो जाएं, कम से कम पारुल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। तभी त्रिलोक बाबू आगे खत पढ़ते हैं, पिताजी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक न बनाए। वो अब जितना भी कमाएंगे हम उसमें घर गृहस्थी कुशलतापूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मैं पारुल से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या मम्मी से नहीं। और मैं हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पर पिताजी, आप पारुल को अलग कर दीजिए, हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे। और हमारे लिए भी यह सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी नीलिमा। त्रिलोक बाबू खत को मोड़कर रख देते हैं और फिर कमला देवी से बोलते हैं, कमला, मैं नीलिमा का दुख समझता हूँ, मैं कल सुबह ही रविंद्र को बोलकर पारुल का किचन अलग करवा दूंगा। और आगे त्रिलोक बाबू बोलते हैं, लेकिन पारुल भी दिल की बुरी नहीं है। कमला देवी बोलती हैं, पारुल को उसकी माँ की ही सीख होगी। पारुल घंटों अपनी माँ से फ़ोन पर बातें किया करती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताया करती है। उसकी माँ ने ही यह बात उसके दिमाग में डाली होगी, घर में झगड़े करो तो सब घर वाले अपने आप ही खुद तुझे अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी। वहीं पारुल का घर बसने नहीं दे रही है। और एक बार तो वह अपनी माँ से फ़ोन पर बोल रही थी कि अभी तो बबलू छोटा है, इसलिए सबकी बातें सुनती हूँ, जब बबलू बड़ा हो जाएगा फिर तो मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगी, सीधी अलग हो जाऊंगी। मैंने ये बात सुन ली और जब मैंने इस बारे में उससे बात की तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझ पर नज़र रखती हो। मैंने पारुल को इस बात पर फटकारा भी तो वह बोली,
ज़रूर नीलिमा भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे, वह भी तो अपने मायके बात करती है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि वह क्या बात करती है, तो आप मेरी बात पर क्यों ध्यान देती हो? मैंने उस बात के बाद से पारुल को कुछ नहीं कहा। मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस समय पारुल और नीलिमा की आपस में बातचीत करा देती तो शायद आज पारुल की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वह दोनों कुछ बोलने वाले थे कि कमला देवी की नज़र दरवाजे पर पड़ी और दरवाजे के बाहर पारुल खड़ी थी। पारुल को देखकर त्रिलोक बाबू और कमला देवी दोनों ही चुप हो गए। पारुल कमरे के अंदर आई और उसने अपने सास ससुर से गुस्से में कहा, वाह मम्मी पापा वाह, आपने मेरे बारे में ये कैसी सोच बना रखी है, और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। ये बोलते हुए पारुल रो पड़ी। पापा जी जब देखो तब मम्मी हमेशा नीलिमा भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी कमला देवी बोली, पारुल तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही हो, क्या ये हम पर नज़र रखना नहीं हुआ? वाह मम्मी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। मैं तो यहाँ आपके और पापा के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन मैं आज आपकी जो मेरे प्रति सोच है उसे देखकर बहुत आहत हुई हूँ। मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लगती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अभी पीछे से नीलिमा आ गई और बोली, तो मैं भी अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, और कमला देवी के गले लग गई। और रहो अपनी मम्मी के साथ, पारुल गुस्से में बोली। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, और कमरे से बाहर निकल गई। रविंद्र पारुल को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं रुकी और जाते जाते बोल कर गई, मैं इस घर में अब तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम अपने परिवार से अलग नहीं हो जाते। और टैक्सी पकड़कर चली गई। इधर कमला देवी और त्रिलोक बाबू नीलिमा को आश्चर्य भरी नज़र से देख रहे थे। कमला देवी ने पूछा, अरे नीलिमा तुम कब आई? तुम तो कुछ दिन और मायके में रहने वाली थी। नीलिमा ने कहा, मम्मी ये मुझे ऑफिस से आते वक्त ही मायके से ले आए और ये बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ गई। नीलिमा की नज़र खत पर पड़ी। मम्मी पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलते हुए नीलिमा पश्चाताप के आंसू रोने लगी। दोनों ने नीलिमा को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमने वह खत पढ़ लिया है। जाने अनजाने में बहू मुझसे भी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। ये बोलते हुए त्रिलोक जी भावुक हो उठे। नीलिमा भी भावुक होकर बोली, नहीं पापा, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हालात की है। तभी सिम्मी आ गई और कहने लगी, मम्मा मुझे नींद आ रही है, आप चलिए ना। नीलिमा सिम्मी को अपने कमरे में ले गई और सिम्मी को सुलाकर मायूसी वहीं बैठ गई। तभी अजय ने नीलिमा से पूछा, क्या बात है नीलिमा, तुम ठीक तो हो? नीलिमा अजय के गले मिलकर फपक पड़ी। अजय नीलिमा को चुप कराते हुए पूछने लगा, नीलिमा क्या बात है, मुझे बताओ। नीलिमा बोली, अपने घर में उस दिन झगड़ा हुआ था, उसके बाद रात के समय मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी और मैं उस समय बहुत टेंशन में थी, तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी थोड़े दिन के लिए यहाँ मायके आ जा, मुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा मन भी और सा हो जाएगा। कुछ दिन यहाँ रह जाना। मम्मी की स्थिति मुझे मालूम है, वह हमेशा बीमार ही रहती हैं, तो मैंने भी सोचा मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लूँगी। दूसरे दिन मनोज मुझे लेने आ गया और मैं उसके साथ चली गई। एक दिन तो मुझे अच्छा लगा और वहाँ सब ठीक था। दूसरे दिन भाभी ने पापा को चाय ला कर दी। पापा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी चाय में शक्कर ज़्यादा है। फिर क्या था, भाभी शुरू हो गई, पापा से बोलने लगी, आपको तो मेरी हर चीज़ में प्रॉब्लम है, कभी आपको शक्कर ज़्यादा लगती है तो कभी कम। मैं और माँ भाभी का चेहरा देखती रह गई। तभी सिम्मी से पानी भरा गिलास गिर गया। फिर से चिल्लाती हुई भाभी किचन से बाहर आई। ये बच्चे ने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, नाक में दम कर रखा है मेरे। मैं अकेले किस किस को संभालूं? और पिताजी से बोली, मुझसे नहीं करी जाती है मेहमानों की आवाजाही, मुझे तो अलग रहना है। अब बस बहुत हो गई है आप सबकी सेवा। मैं मायूस होकर भाभी का मुंह देखने लगी। मैंने भाभी से कहा भी, छोटी छोटी बातों पर यूँ अलग होने की बात नहीं करते हैं भाभी। तो वह मुझे ही बोली, आप अपना घर संभालिए, हमारे मामले में मत बोलिए। मैं टका सा मुँह लेकर भाभी की ओर देखने लगी। मेरी माँ और पिता हिस्सा बंटवारे के नाम पर रो रहे थे। मैंने माँ से बात करने की कोशिश भी की, माँ से कहा भी, भाभी तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, अचानक से भाभी को क्या हो गया है जो तेरा मेरा कर रही है? भाभी तो निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा कर रही थी, फिर भाभी की सोच ऐसी कैसे हो गई? मम्मी ने कहा, देखो बेटा ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, अब बेटा तू अपने ऊपर ही ले ले। बेटा नीलिमा, तू तेरे सास ससुर की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, लेकिन तेरी देवरानी के आने के बाद तेरे मन में भी ये ख्याल आया ना कि सब तू ही क्यों करे? उसका भी तो परिवार है, वह भी सबकी सेवा करे। बेटा तू ये बता, जब तेरी डिलीवरी हुई तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ़ दी?
नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ा खुश रखा, बिल्कुल आपकी तरह। तो बेटा अब ये सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है और अगर तूने 2-4 काम ज़्यादा कर लिए तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं ना। तो बेटा फिर अपनी देवरानी से झगड़ा क्यों करती है? जब से तेरे देवर की शादी हुई है तुझे देवरानी की टेंशन हो गई है। उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं, उसका बच्चा छोटा है। और बेटा तू पल पल की खबर अपने ससुराल की हर बात यहाँ मायके में बताती है, तो कभी भाभी को बताती है। बेटा आज वही तुझे बोलने से नहीं चूकी। बेटी परेशानी हर इंसान की ज़िंदगी में रहती है, लेकिन इंसान को उसका हल समझदारी से निकालना चाहिए। अपनी माँ से ये बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पिताजी से बंटवारे की बात की और हम सब ने उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचाई है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है और मुझसे गलती हुई है। अब मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है, इसलिए मैंने सुबह से आपको फ़ोन करके बुला लिया और यहाँ आकर अब मम्मी पापा से माफ़ी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। नीलिमा का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। त्रिलोक बाबू ने नीलिमा को माफ़ कर दिया। पारुल के लिए अलग किचन बनवा दिया गया। पारुल को मायके गए हुए 8-10 दिन हो गए थे। रविंद्र ने पारुल से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पारुल ही उससे बात नहीं करना चाहती थी। हर बार रविंद्र का फ़ोन काट देती। एक दिन सुबह सुबह पारुल अचानक ही सीढ़ियों पर से फिसल कर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर से पता चला कि पारुल के पैर की हड्डी में क्रैक आ गया है। पारुल के पैर में प्लास्टर बांधा गया और 1 महीने बाद ही तुम ठीक से चल पाओगी, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी। 1 महीने तुम सिर्फ आराम ही करोगी। पारुल की मां ने 8-10 दिन तो पारुल की खूब सेवा की, लेकिन पारुल की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। आए दिन माँ को परेशान करना, माँ तुमने ये ऐसा नहीं बनाया है, वो वैसा नहीं करा, और उसने अभी तक रविंद्र से एक बार भी बात नहीं की थी। एक दिन पारुल की माँ ने पारुल से पूछ ही लिया, क्या बात है पारुल, अब रविंद्र बाबू का फ़ोन नहीं आता है क्या? पारुल मुस्कुराती हुई बोली, नहीं माँ, इनके फ़ोन तो रोज़ आते हैं, लेकिन मैं ही बात नहीं करती हूँ। माँ मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, मैं अब यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगी और बबलू का एडमिशन भी यहीं पास ही के स्कूल में करवा लूँगी। पारुल की माँ ये बात सुनकर साफ साफ पारुल से बोली, देख बेटी, छोरी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। आखिर पारुल की माँ भी बुजुर्ग थी, आज है कल नहीं। अब माँ ने भी साफ साफ कह दिया, बेटा तुझे मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं तेरी सेवा मदद ज़रूर करूँगी, पर तेरे पैर का फ्रैक्चर सही हो जाए फिर तुम सीधे अपने ससुराल जाओगी। माँ ने उसे आदेश दिया। पारुल माँ की बात सुनकर अवाक से रह गई। पारुल गुस्से में रोती हुई बोली, ठीक है माँ, आज मुझे पता चल गया है, मेरा असली घर मेरा ससुराल ही है। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी तो मेरे ससुराल में फ़ोन करके मेरी इतनी क्यों चिंता करती थी? बेटा मैं तेरी बात इसलिए सुनती हूँ कि तेरे मन में कोई बोझ न रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल के प्रति इतना जहर भर गया है। और ये बात बेटी तू खुद बता, मैंने कभी तुझे कहा कि अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार कर या अलग हो जा? ये तेरी अपनी सोच है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू किसी का कहना नहीं मानती। पारुल मैं अभी भी तुझे सलाह देना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है। पारुल अपने घर को टूटने से बचा ले। तभी पारुल ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने रविंद्र को फ़ोन लगाया और उससे माफ़ी मांगी और दूसरे दिन रविंद्र के साथ अपने घर आ गई। घर में सबने जब पारुल की हालत देखी तो सबको बहुत बुरा लगा। नीलिमा ने जाकर पारुल को गले लगा लिया। पारुल सबके पास जाकर पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। सबने उसे रोककर गले से लगा लिया और सबने पारुल को माफ़ कर दिया। त्रिलोक बाबू का परिवार हंसी खुशी साथ साथ रहने लगा। धीरे धीरे पारुल भी हर काम में निपुण हो गई और अपनी जेठानी नीलिमा की तरह ही अपने सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राखी का त्यौहार आया। नीलिमा भी अपने मायके गई। वहाँ जाकर नीलिमा ने देखा कि भाई भाभी और माँ पापा सब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। नीलिमा को देखकर सभी बहुत खुश हुए। नीलिमा ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा हमने यहाँ सब नाटक किया था तुझे तेरी गलती का पश्चाताप कराने के लिए। फिर नीलिमा की भाभी पीछे से आई तो नीलिमा अपनी भाभी के गले लगकर रो पड़ी।